पिताजी का एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। 99 2000 में उनको बिजनेस में काफ़ी लॉस हुए थे, तो वो ऑफिस में उन्होंने वो लॉस बेयर करने के लिए एक STD ISD PCO का बूट डाला था। वहाँ से हम जो भी पार्ट टाइम बिजनेस करते थे तो घर चलाते थे, और पिताजी जो दूसरे बिजनेस करते थे वहाँ से उनके जो भी लॉसेस थे वो कवर करते थे। तो 2006 में MBA में एंट्री मारी एंड आई लॉस्ट माई फादर। कि जब भी क्रैश आता है ना तभी लोग अपने पोर्टफोलियो देखते हैं, और तभी उनको डर लगते है। और कोई क्लाइंट पूछते हैं कि यार मार्केट ने तो कुछ रिटर्न दिया ही नहीं, तो मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा हुआ मार्केट ने ये टाइम पे रिटर्न नहीं दिया। अगर ये टाइम पे मार्केट में रिटर्न देता था, आपके सामने मैं नहीं होता था, ओके, मैं अदानी जी और अंबानी जी के सामने होता था। आपको 3 से 5 साल स्ट्रगल देना पड़ेगा। मैं बोलूँगा वो स्ट्रगल नहीं है, वो ट्रेनिंग है। एवरी डे करीबन 2 घंटा मैं पढ़ता हूँ, ओके, सुबह 1 घंटा न्यूज़ पेपर्स पढ़ता हूँ और रात को 1-1.5 घंटा रिसर्च करता हूँ। आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ोगे नहीं। ओके, वी आर नॉट लाइक अ शॉपिंग मॉल, ओके, वी आर लाइक अ बुटीक फर्म, कि जहाँ पे आप आएंगे हमारे पास, हम आपको एजुकेट करेंगे और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। क्लाइंट के साथ नेटवर्किंग मत बनाओ, क्लाइंट के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाओ। अगर आपके क्लाइंट के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बन गई और क्लाइंट को लगा कि आप उनके आदमी हो, तो क्लाइंट ही आपको अपना ब्रांड बनाता है। ऐसा कोई टारगेट हमने नहीं बनाया कि ये साल में इतने नए क्लाइंट होने चाहिए। टारगेट वही बनाया है कि हमारे जितने भी क्लाइंट है वो क्लाइंट की वेल्थ बढ़नी चाहिए। फोकस हमेशा वही था कि मेरे जितने भी क्लाइंट है उतने क्लाइंट में मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है। जेन्युइन रिलेशनशिप होगी ना सर, तो आपका 100% रेशियो आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो हर प्रोडक्ट का जन्म हर क्लाइंट के लिए होता है। तो नए क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं? तो आपका फर्स्ट मीटिंग में क्या पिच रहता है? कितनी मीटिंग में एक डील क्लोज हो जाती है? स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने 16 साल की उम्र में, जब बच्चे अपने पॉकेट मनी के लिए सोचते थे, उन्होंने STD PCO में बैठकर पैसा कमाना चालू कर दिया। 2004 में जब STD PCO का बिजनेस ठप होने लगा, तब उन्होंने अपने आप को एक इंश्योरेंस एजेंट में कन्वर्ट किया और इंश्योरेंस में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2011 में उन्हें समझ में आया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो उन्होंने अपने आप को एक MFD के रूप में स्थापित किया। 2020 तक उन्होंने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का AUM बना लिया 9 साल में। बट 2020 से आज उन्होंने वही 100 करोड़ 750 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। जानते हैं उनसे, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मिलते हैं तेजस शाह जी से। स्वागत है तेजस जी आपका बिलियनर कोड सीरीज में। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि तेजस नाम में कुछ है क्या, क्योंकि आप हमारे सेकंड तेजस नाम से गेस्ट है जिनकी 500 करोड़ से ज़्यादा का AUM है। तो ये कुछ नाम में ही तेज है या क्या है इसके पीछे? भगवान का आशीर्वाद है और पिताजी और माँ बाप के आशीर्वाद है, और उन्होंने नाम गिराया है, तो थैंक्स टू देम ओके आज हम यहाँ पे हैं। तो बताइए कैसे आपकी MFD की जर्नी चालू हुई, कहाँ से आपने कब MFD बनने का सोचा, और आज आप 900 करोड़ के आसपास में हैं, जिसमें आपका करीब 700 750 करोड़ म्यूचुअल फंड में है। तो ये जर्नी कैसे हुई, कितना इजी था क्या स्टार्टिंग में? और आप काफ़ी यंग है, तो मुझे नहीं लगता ये काफ़ी लंबी जर्नी है, बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राकेश जी एंड होल निर्मल बंग टीम टू हैविंग मी हियर, और मुझे अपनी जर्नी लोगों के सामने शेयर करने के लिए एक अवसर देने के लिए। तो मेरी जर्नी की शुरुआत 2004 से हुई थी। काम तो कर रहा था 14-15 साल की उम्र से। ओके, पिताजी का एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, लोखंड सप्लाई करते थे, और वो टाइम पे 99 2000 में उनको बिजनेस में काफ़ी लॉस हुए थे, और उन्होंने एक ऑफिस ली थी। तो वो ऑफिस में उन्होंने वो लॉस बेयर करने के लिए एक STD ISD PCO का बूट डाला था। तो वहाँ से हम जो भी पार्ट टाइम बिजनेस करते थे तो घर चलाते थे, और पिताजी जो दूसरे बिजनेस करते थे वहाँ से उनके जो भी लॉसेस थे वो कवर करते थे। मॉर्निंग में मेरे बड़े भाई बैठते थे और इवनिंग में मैं बैठता था। तो ज़िंदगी की शुरुआत, तो बिज़नेस की शुरुआत जब भी 15-16 साल की उम्र थी तभी हो रही थी। तभी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहा था, बट आज समझ में आ रहा था कि ईश्वर वो टाइम पे एक एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग दे रहा था। तो 2000 करीबन 2001 से 2004 तक पिताजी को हेल्प करना, फैमिली को हेल्प करना, वो सब करते थे स्टडी के टाइम। बट 2004 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब भी मेरे ब्रदर ने मुझे एनकरेज किया। माई ब्रदर इज़ मैकेनिकल इंजीनियर, माई सिस्टर इज़ डॉक्टर, घर पे सब पढ़े लिखे थे, एंड आई वॉज इन कॉमर्स स्टूडेंट। तो हमेशा बताते कि कॉमर्स और ग्रेजुएट करके जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो ग्रेजुएशन के साथ कुछ ऐसा करो कि आपको जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाए।
मेरे घर के सामने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिस थी, और यूनाइटेड इंडिया ऑफिस में पिताजी को वो टाइम पे किसी ने पार्ट टाइम इंश्योरेंस की एजेंसी दी थी, और वो टाइम पे इंश्योरेंस बेचना और इंश्योरेंस समझाना बहुत डिफिकल्ट था। उनका मेन बिजनेस था लोखंड सप्लाई, और साथ में एसटीडी आईएसटी पीसीओ का बूथ था, वो हमने पार्ट टाइम मैनेज किया था। हालांकि 2004 तक वो भी हमने वाइंड अप कर दिया, बिकॉज वहाँ पे टाइम बहुत देना पड़ता था। तो 2004 में पिताजी ने, भाई ने, और जो मेरे मेंटर थे कॉलेज में, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि व्हाई नॉट स्टडी करते करते आप कुछ ऐसा कुछ करो कि जिसके कारण एक एक्सपीरियंस बन जाए, और ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब ढूंढना नहीं पड़े, जॉब आपके पास आ जाए। तो यूनाइटेड इंडिया में जाता था, वहाँ पे टिपिकल गवर्नमेंट कंपनी में एडवाइजर्स कम होते थे और कंप्लेंट ज़्यादा होती थी। तो ब्रांच मैनेजर को मिलना, उनके प्रॉब्लम सोल्व करना, और एक अच्छा लगता था। लोगों से पहले से ही एक नेचर था, टॉकेटिव नेचर था। कॉलेज में भी कभी भी कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए थी तो आई वॉज ऑलवेज बी इन द फ्रंट, बिकॉज नेटवर्क अच्छा था, लोगों से बात करना, लोगों का प्रॉब्लम सोल्व करना, वो पहले से ही एक संस्कार मिले थे परिवार में। परिवार में हमेशा एक ईमानदारी, एक मेहनत और जिम्मेदारी के संस्कार मिले, और वही वैल्यूज लेके हम आगे बढ़ रहे थे। तो 5 साल जनरल इंश्योरेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को मैंने बहुत आसान बनाया था क्लाइंट को, कि कैसे क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे कार इंश्योरेंस लेना चाहिए, कैसे फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए। और फायर इंश्योरेंस वो टाइम पे सबसे कॉम्प्लेक्स था कि लोगों के पास अपनी एसेट्स बैलेंस शीट में बताने का भी नॉलेज नहीं था। लोग बिजनेस करते थे, बट फायर इंश्योरेंस में सबसे पहले एसेट्स बैलेंस शीट में होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो क्लेम डिफिकल्ट होते थे। 16, 17, 18 साल की उम्र में लोग बिजनेस कैसे देते थे? तो 3 साल 4 साल लोगों को सिर्फ नॉलेज बांटा है, और वो नॉलेज बांटते बांटते वो क्लाइंट के साथ एक रेपुटेशन बिल्ड हुआ, और उन्होंने बिजनेस देने का चालू हुआ। तो 2004 से 2007 तक काफ़ी अच्छा बिजनेस डेवलप किया। 2006 में ग्रेजुएशन, सिर्फ इंश्योरेंस? ओनली इंश्योरेंस। ओके 2006 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तभी मेरे पास एक अच्छी जॉब आई ऑटो एंगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके, और वहाँ पे मैं मिला मोहन मरीवाला सर से। उनसे मैं बहुत इंस्पायर था, बट वहाँ पे मैंने 11 महीना ही जॉब की, बिकॉज मुझे MBA करना था। घर पे पहले से ही एक प्रेशर था कि सिर्फ ग्रेजुएशन करके अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। ओके तो शादी के लिए एक अच्छा बायोडाटा बनाने के लिए डबल डिग्री होना ज़रूरी था, और पहले से ही बड़े भाई इंजीनियर, सिस्टर डॉक्टर, तो एक अच्छा एजुकेशन लेना तो बहुत ही ज़रूरी था। तो 2006 में MBA में एंट्री मारी, एंड आई लॉस्ट माई फादर, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। 2006 में एक बार ऐसा भी सोचा कि क्या करूँ, MBA कंप्लीट करूँ या नहीं करूँ। तो भाई ने बताया कि MBA में एडमिशन मिला है तो MBA भी करना पड़ेगा और बिजनेस भी करना पड़ेगा। वी आर नॉट कमिंग फ्रॉम सिल्वर स्पून बिजनेस, के जहाँ पे तू सिर्फ बिजनेस करेगा तो आगे बढ़ेगा, तेरे को दोनों चीज़ साथ में करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। तो 2007-09 MBA के साथ हमने 2 आदमी रखे थे, एक आदमी मलाड रहता था और एक आदमी बांद्रा रहता था। तो जिसके कारण मेरे कोई क्लाइंट को सर्विस में भी कोई डिसअपॉइंट नहीं मिले, मेरा बिजनेस भी चले, और वो भी वही टाइम पे भी यही सोचता कि MBA के बाद कोई जॉब मिले या नहीं मिले, तेरा ये जो 5 साल 7 साल तूने जो इतना अच्छा बिजनेस सेटअप किया है वो कंटिन्यू रहे। एंड आई वॉज वेरी ब्लेसफुल कि आई गॉट अ गुड फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गुड मेंटर ऑल्सो, जिन्होंने मुझे MBA के टाइम बहुत सपोर्ट किया, जिसके कारण आई रिटेन माई बिजनेस। तो जो 1.5 आवर्स का ब्रेक रहता था, तभी लोग कैफेटेरिया में बैठ के प्रेजेंटेशन करते थे, वो टाइम पे मैं लोगों को कोटेशन सेंड करता था। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे लिए ये जर्नी बहुत आसान मिल गई। तो वो टाइम पे ये सब चीज़ का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हुआ कि क्लाइंट को भी बहुत इंस्पिरेशन मिला कि ये स्टडीज़ के साथ बिजनेस भी मेंटेन करता है, सर्विस भी अच्छा देता है। वो टाइम पे लोगों के पास आदमी नहीं थे, लोग इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत कम आदमी रखते थे, और वो टाइम पे मैंने दो आदमी रखे थे, नॉट बिकॉज ऑफ आई वॉज नॉट एबल टू मीट टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट को सर्विस अच्छी मिले उसके लिए मैंने 2 आदमी रखे थे। 2009 MBA कंप्लीट हुआ, और वो टाइम पे लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, तो वो टाइम पे लोगों को जॉब नहीं थी। बट 2008 में इंटर्नशिप जब भी करनी थी, तभी भी लोगों को कोई इंटर्नशिप मिल नहीं रही थी। बट आई वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट्स के जहाँ पे मेरे पास इंटर्नशिप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। तो एक अपॉर्चुनिटी JM फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, तो वहाँ पे 2 महीना 3 महीना मैंने इंटर्नशिप की थी। वहाँ पे रोल था कि आपको इंश्योरेंस एडवाइजर को MFD बनाना है और JM फाइनेंशियल के साथ टाई अप करना है। तो एक्चुअली शुरुआत 2008 से शुरुआत हो गई थी कि MFD बिजनेस क्या है, कैसे होता है। तो 2 महीने में मैंने करीबन 30 से 35 सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर को JM फाइनेंशियल के साथ एसोसिएट किया। उन्होंने मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया, बट 1 साल बाकी था, तो मैंने बोला कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद सोचूंगा कि मैं करूं या नहीं करूं। और वही टाइम पे मैंने काफ़ी अच्छा MF बिजनेस को समझा था कि MF बिजनेस कैसे होता है। और मुझे याद है वही टाइम पे MF बिजनेस में एंट्री लोड चला गया था। ओके तो इंश्योरेंस में कहाँ पे 15% कमीशन था, और यहाँ पे तो कोई देयर इज नो सच ब्रोकरेज। बट हमने कभी भी ब्रोकरेज के पीछे काम नहीं किया था। तो आफ्टर 2009 MBA
लोगों को जॉब नहीं था। मेरे पास काफ़ी सारी जॉब थी, री इंश्योरेंस में भी जॉब थी, MF इंडस्ट्रीज में भी जॉब थी, बैंकिंग में भी जॉब थी। बट वो जॉब की जितनी भी सैलरी आ रही थी उतना तो मेरा ऑलरेडी रेवेन्यू मैंने 2004 से 2009 में बना दिया था। तो करे तो क्या करे, तो 2009 में डिसाइडेड किया कि आई विल सेटअप माई ओन कंसल्टेंसी। एक लीडरशिप स्किल भी डेवलप हो गई थी 2004 से 2009 में, टीम के साथ काम करना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कैसे मैनेज करना। तो 2004 से 2009 इंश्योरेंस किया। 2009 के बाद धीरे धीरे क्लाइंट को फाइनेंस के लिए एनकरेज करने का चालू किया, और 2009-2008 का जेएम फाइनेंशियल का एक्सपीरियंस बहुत काम लगा। आई वॉज एसोसिएटेड जेएम फाइनेंशियल टिल 2009 to 2014 एंड आई वॉज गिविंग अ बिजनेस के आपको कोई भी क्लाइंट के पास जाता था तो मुझे पहले से एक रुचि होती थी कि मैं क्लाइंट को इंश्योरेंस से जितना इंश्योरेंस समझूं उतना उनका बिजनेस भी समझूं। मैं हमेशा MBA में एक चीज़ सीखा था कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल करने के लिए आपको ROI समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हर बिजनेसमैन ROI को नहीं समझते थे और हमेशा कंप्लेंट करते थे धंधा नहीं है। तो मैं हमेशा बताता था कि आप या तो टर्नओवर के ऊपर फोकस करो या तो ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करो। टर्नओवर के ऊपर फोकस करोगे तो आपको मार्जिन कम रखना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करोगे तो आपको मार्जिन अच्छा रखना पड़ेगा। बट वो टाइम पे आपको कोई क्लाइंट को कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन सर्विस देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस के साथ साथ क्लाइंट के साथ बिजनेस समझना, उनको समझना, बिकॉज एक क्लाइंट इंश्योरेंस कितना देगा और कब तक देगा, और कंपटीशन तो इतनी सारी थी। तो वो क्लाइंट मुझे इंश्योरेंस का बिजनेस देने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करता था। उनके पास कोई अच्छी टीम नहीं बनती थी तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता था। इंडस्ट्रीज के कोई अच्छे आदमी उनके साथ एसोसिएट करवाता था। फाइनेंस के लिए लोन कैसे लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बिजनेस एक्सपांड करने के टाइम कैसे बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, ROI क्या होता है। तो वो सब चीज़ एजुकेट करते करते म्यूचुअल फंड तो समझ में आ गया था कि म्यूचुअल फंड लोगों को क्यों करना चाहिए। 2011-12 आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग CFE। तो मुझे हमेशा पहले से ही सीखना पसंद आता था, बिकॉज 2004 से आज भी वो सेंटेंस मेरे दिमाग में जो मेरे बड़े भाई ने बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिलनी डिफिकल्ट है, और अच्छा करियर और अच्छे लोगों के नेटवर्क में बना हुआ रहने के लिए यू शुड बी ऑलवेज लर्निंग। आप पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ोगे नहीं। तो 2009-10-11 में MBA तो हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, इंश्योरेंस की एजेंसी हो गई, काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। बट क्या ऐसा करूं कि मैं और फाइनेंस को बहुत क्लोजली सीखूं। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो बिजनेस कोचिंग करना या तो फाइनेंशियल कोचिंग करना। बिजनेस कोचिंग के कोई अच्छे कोर्स समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो फाइनेंशियल कोचिंग के लिए कुछ मेहनत करें, और CFP किया। CFP करने के बाद पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे होता है। म्यूचुअल फंड नॉलेज था 2008 में, बट असेट्स एलोकेशन वगैरह वो सब चीज मैंने वहां से सीखी। बट आप MBA थे तो आपको CFP की जरूरत लगा? हाँ, MBA ने मुझे फाइनेंस सिखाया और CFP ने मुझे फाइनेंस को क्लैरिटी देना सिखाया। और 2009 to 2012 आई वॉज वॉचिंग नीलेश भाई, जो कोटक म्यूचुअल फंड के MD CEO। आज मेरी लाइफ में मैं फाइनेंस को सिंप्लीफाइड करना सीखा हूँ तो थैंक्स टू नीलेश भाई। मैंने उनके एक भी वीडियोस, एक भी शॉर्ट्स, एक भी आउटलुक, एक भी कॉन्फ्रेंस मिस नहीं किया है। तो मुझे आज भी कोई क्लाइंट को फाइनेंस समझाना रहता है तो मेरे लिए बहुत ईजी हो चुका है। मैंने उनकी इतनी एनालॉजी सुनी है, बिकॉज फाइनेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो लोगों के दिमाग में था। बट नीलेश भाई जैसे और काफ़ी ऐसे वेटरन के जैसे देख देख के मैंने फाइनेंस को ईजी समझाना ईजी हो गया। और जब भी एक इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बेच सकता है तो उनके लिए फाइनेंशियल चीज लोगों तरफ पहुंचाना बहुत ईजी हो जाता है। अंदर से आप में एक बुक होनी चाहिए। तो CFP कंप्लीट हुआ, लोगों को बताया कि अभी नाउ प्रोफेशनली आई एम अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो आप मेरे पे अभी भरोसा करके म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस दे सकते हो। तो कभी भी पहले भी हमने कभी किसी को बेचा नहीं था। हम पहले एजुकेट करते थे, क्लाइंट को बताते थे कि इंडिया में इतनी इंश्योरेंस कंपनी है, क्यों आपको ये कंपनी में होना चाहिए, क्यों आपको वो कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो क्लाइंट के साथ एक रेपो बिल्ट हो गया था कि क्लाइंट को मालूम था कि आई एम नॉट लाइक एडवाइजर, आई एम अ फैमिली प्लानर फॉर देम। और ये सब चीज हम उनकी फैमिली के साथ डिस्कस करते थे। सो 2012 में आपने फुल फ्लेज म्यूचुअल फंड चालू कर दिया? हाँ, 2012 एक्चुअली तो 2009 और 2008 से समझा और 2012 से फुल फ्लेज चालू कर दिया था। तो फर्स्ट 10 करोड़ कब हुआ, कुछ आइडिया है? टू बी फ्रैंक राकेश जी, मैंने कभी नंबर्स नहीं देखे थे। कभी भी नंबर्स नहीं देखे थे। जब भी 100 करोड़ हुआ तभी म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक लेटर भेजा, कभी आपको ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा। तभी समझ में आया कि आज 100 करोड़ हुआ। मैं आपको बात बताता हूँ, 2020-21 में आई गेस 100 करोड़ हुआ रहेगा। मतलब यानी कि 10 साल लगे आपको एक तरह से 100 करोड़ पहुंचना। हाँ, 100 करोड़ पहुंचने के लिए। और उसके बाद में, और वही टाइम पे मेरा इंश्योरेंस का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। और 2021-22 में 100 करोड़
पहुंचा, तो बट कभी ऐसा फोकस ही नहीं था कि मुझे मेरा AUM बिल्ड करना है। Right. फोकस हमेशा वही था कि मेरे जितने भी क्लाइंट है उतने क्लाइंट में मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है। वो क्लाइंट में ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो मैं उनकी लाइफ में वैल्यू एड क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, भले वो प्रॉपर्टी रहे, भले वो लोन रहे, भले वो इंश्योरेंस रहे या म्यूचुअल फंड रहे, या उनको कोई स्टॉक ब्रोकिंग का नॉलेज चाहिए। तो हर चीज में मैं हमेशा वही फोकस करता था कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उनको मैं एज अ बुटीक सर्विस दूँ। तो मैं क्लाइंट को बताता था कि वी आर नॉट लाइक अ शॉपिंग मॉल, ओके, वी आर लाइक अ बुटीक फर्म, कि जहाँ पे आप आएंगे हमारे पास, हम आपको एजुकेट करेंगे और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सॉल्व करेंगे। और वो करते करते आज ये AUM बन गया है। तो इनिशियल में जैसे 2011 में जो लोगों से आप इंटरेक्शन करते थे, तो उस वक्त क्या लेवल पे उनका नॉलेज था, और एक आज आप एक ऑलरेडी 750 करोड़ म्यूचुअल फंड का AUM पे खड़े हो, तो आज जब आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हो तो आपको लगता है कि बहुत डिफरेंस आया है लोगों को समझने में, लोगों को समझाने में, एक्सेप्टेंस लेवल में? मतलब पहले डिफिकल्ट था या अभी डिफिकल्ट है बेचना, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट कराना? तो क्या डिफरेंस लग रहा है 10 साल की? टू बी ऑनेस्ट, ओके, बहुत सारा मैच्योरिटी आ चुका है, एंड थैंक्स टू सेबी, थैंक्स टू एमपी, एंड थैंक्स टू कैंपेन, म्यूचुअल फंड सही है, एंड थैंक्स टू यू ऑल कि जो आज इतना सारा लोगों को इंस्पायर करते, इतने सारे ट्रेनिंग देते, इतने सारे लोगों को पॉडकास्ट करते, जिनके कारण लोगों तक ये सब चीज पहुंचता है। तो आज के तारीख में और 2011 के मामले में बहुत सारा फर्क हो चुका है। पहले हमको लोगों को समझाना पड़ता था, आज की तारीख में मार्केट क्रैश होता है तो क्लाइंट हमको फोन करता है कि तेजस इन्वेस्ट करना है तो यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। तो 2011 से 2024 और 26 में तो बहुत फर्क है, क्योंकि अभी अपना इंडियन के जो भी इन्वेस्टर है वो काफी अवेयर हो चुके हैं और काफी मैच्योरिटी हो चुकी है। तो उसमें तो काफी आपका जैसे अभी नए क्लाइंट, मतलब अभी आपके पास में क्या क्लाइंट बेस क्या है? सो वी आर हैविंग अ क्लाइंट ऑफ 2500 फैमिलीज और फैमिलीज, 800 फैमिलीज है। अच्छा। 800 से 900 फैमिली को हम कैटर करते हैं। तो नए क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं? सो नए क्लाइंट थ्रू रेफरेंस ही हम कैटर करते हैं। ओके, बिना रेफरेंस कोई क्लाइंट को हम ऐड नहीं करते हैं। तो जो भी आज इतना क्लाइंट का बिल्टअप हुआ है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेफरेंस ओनली। तो आपका फर्स्ट मीटिंग में क्या पिच रहता है, मतलब जो नए क्लाइंट? फर्स्ट मीटिंग में पहले हम क्लाइंट की फिनांस, उनकी फैमिली को समझते हैं, उनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उनके बिजनेस को समझते हैं, वो बिजनेस क्या करते हैं, उनके फैमिलीज क्या करते हैं, फैमिलीज में गोल्स कौन से हैं। हम पूरा एक काउंसलिंग करते हैं कि आपका वेल्थ 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक होता है वेल्थ क्रिएट और दूसरा होता है वेल्थ प्रिजर्व। और वेल्थ क्रिएट में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ओके, रिस्क लोगे तो आप इन्फ्लेशन को बिट कर पाओगे। तो रिस्क 2 टाइप के होते हैं, एक परमानेंट रिस्क होता है, एक टेम्पररी रिस्क होता है। तो आज के तारीख में कोई परमानेंट रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज परमानेंट रिस्क मीन्स आपने जहां पे पैसे डाले पैसे जीरो हो गए, और टेम्पररी रिस्क मीन्स आज आपने जहां पे पैसे डाले जो आज डाउन है बट कल तो आप आएंगे। तो हम पहले क्लाइंट को क्लैरिटी देते हैं कि आपको कितना पैसा रिस्क में डालना चाहिए और कितना पैसा सेफ्टी में डालना चाहिए, और सेफ्टी में कितना परसेंटेज होना चाहिए। इंडिया में या वर्ल्ड में लोगों को परसेंटेज का नॉलेज नहीं होता है। लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी लिया तो मैं प्रॉपर्टी लूंगा, किसी ने ये बिजनेस चालू किया तो ये बिजनेस चालू करूंगा, किसी ने बोला एफडी करो तो एफडी करूंगा, किसी ने बोला पीएमएस करो तो पीएमएस करूंगा, बट क्यों करना चाहिए, कितना परसेंटेज में होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो हम असेट्स एलोकेशन का धर्म निभाते हैं, क्लाइंट का पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हम हमेशा 4 रीजन बोलते हैं कि ये 4 रीजन से आपका पैसा सेफ्टी में होना चाहिए। द फर्स्ट रीजन इज 1 year ऑफ एक्सपेंसेस, 6 months to 1 year ऑफ एक्सपेंसेस। आपके घर के खर्चे वो आपके लिक्विड में होने चाहिए। राइट। मेडिकल इमरजेंसी, इररिस्पेक्टिव आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं है, बट एक मेडिकल इमरजेंसी होनी चाहिए। मेडिक्लेम तो कंपलसरी है, बट मेडिक्लेम होने के बावजूद भी मेडिकल इमरजेंसी के पैसे भी लिक्विड में होने चाहिए। फैमिली टू फैमिली डिसाइड करते हैं। थर्ड, 2 year शॉर्ट टर्म गोल, आपके फैमिली में जो भी 2 साल के अंदर के गोल है वो भी सेफ में होने चाहिए। उसके बाद जो भी पैसा है उसको डिवाइड करो वेल्थ क्रिएट और वेल्थ प्रिजर्व के बीच में, रिस्क में डिवाइड करो और साथ में लिक्विड में डिवाइड करो। तो वो टाइम पे लिक्विड में क्यों डिवाइड करो, जब भी रिस्क डाउन होगा तो उसको हेजिंग करने के लिए आपके पास लिक्विड में खुद तो पैसा होना चाहिए। जो पहले 3 माले थे वो तो फाउंडेशन था, वो तो प्लिंथ था, वो प्लिंथ हिलना नहीं चाहिए। ओके, तो ऊपर कोई लीकेज आया तो यहाँ से आप पैसा डाल के वो लीकेज को बचा सकते हो। तो पहले हम क्लाइंट को ऐसा क्लैरिटी देते हैं कि आपके पास ये 3 फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो कल उठ के ट्रम्प का टैरिफ आया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया कि कोविड आया, आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। प्रॉब्लम क्या होता है राकेश जी, कि जब भी क्रैश आता है ना तभी लोग अपने पोर्टफोलियो देखते हैं और तभी उनको डर लगते है और तभी काफ़ी लोगों की जॉब जाती है, तभी कुछ ना कुछ घटना घटती है और वही टाइम पे लोग पैसा निकालना पसंद करते हैं और वो टाइम पे मार्केट रिटर्न नहीं देता है। तो कोई क्लाइंट पूछते हैं कि यार मार्केट ने तो कुछ रिटर्न दिया ही नहीं, तो मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा हुआ मार्केट ने ये टाइम पे रिटर्न नहीं दिया,
अगर ये टाइम पे मार्केट में रिटर्न देता था तो मेरे सामने आपके सामने मैं नहीं होता था। ओके, मैं अदानी जी और अंबानी जी के सामने होता था। तो मार्केट जब भी क्रैश होता है तभी कोई रिटर्न नहीं देता है, बट तभी सही एसेट्स एलोकेशन किया रहेगा तो हमको रिटर्न भी देखने की जरूरत नहीं गिरती थी। तो इतना क्लैरिटी क्लाइंट को देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी क्रैश में क्लाइंट मुझे फोन करके पूछेगा कि तेजस क्या है। वो मुझे बोलेगा कि जो मेरा पैसा लिक्विड में रखा था ना तूने हेजिंग करने के लिए, वो पैसा आज शिफ्ट कर दे। तो वो पूरा असेट्स एलोकेशन हम लोग क्लाइंट को करवाते हैं। और रिस्क में भी हम क्लाइंट को बोलते हैं कि खुद के बिजनेस में और दूसरे के बिजनेस में, तो पहले देखो कि खुद के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर खुद के बिजनेस में दूसरे के बिजनेस से ज्यादा रिटर्न है तो थोड़ा परसेंटेज खुद के बिजनेस में डालो और उसके बाद दूसरे के बिजनेस में डालो। तो दूसरे के बिजनेस में कैसे डालोगे? या तो डायरेक्ट इक्विटी करोगे, और डायरेक्ट इक्विटी का समझ और नॉलेज आपके पास नहीं है तो इनडायरेक्ट इक्विटी करोगे। तो वहां पे म्यूचुअल फंड के जैसे अच्छे फंड मैनेजर, अच्छी एएमसी है तो आपका फंड ऑन बिहाफ ऑफ यू मैनेज करेंगे। तो ऐसे पूरा असेट्स एलोकेशन करवाते हैं। काफी जगह पे क्लाइंट प्रॉपर्टी बाय करना पसंद करते हैं तो हम उसको सेमी लिक्विड फंड में बोलते हैं। कि लिक्विड फंड में आता है एफडी, गोल्ड, डेट म्यूचुअल फंड, आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड के जब भी आपको पैसा चाहिए, पैसा आपके पास अवेलेबल है और लेस वॉलेटाइल है और जीरो वॉलेटिलिटी है। रिस्क में या तो खुद का बिजनेस है तो दूसरे का बिजनेस जो वॉलेटाइल है। और तीसरा एक चीज है सेफ सेमी लिक्विड फंड, जो सेमी लिक्विड है, जो लोगों को बहुत पसंद है, जैसे कि पीपीएफ, एलआईसी पॉलिसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि वो है ना टेस्ट मैच है, लिक्विड फंड है ना वो वनडे मैच है, और रिस्क है ना वो T20 है। ओके, तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको खेलना चाहिए। इफ यू आर अ राहुल द्रविड़ यू कैन प्ले 3 मैच, इफ यू आर अ वीरेंद्र सहवाग देन बी ऑन द वनडे एंड T20। हालांकि वीरेंद्र सहवाग ने भी काफी सारे टेस्ट मैच अच्छे खेले बिकॉज उनको काबिलियत अच्छी मिली थी और उनमें वो पेशेंस आ गई थी द्रविड़ जी और गांगुली जी के साथ रहने के लिए। ने तो 300 दो बार मारे। हाँ, वही मैं बोला तो उसके लिए उन्होंने भी डिसिप्लिन मेंटेन किया था, उसी के लिए उन्होंने भी वो चीज कर पाए। तो वो कौन आदमी वहां पे रह सकता है? जिसके पास बहुत वेल्थ होगी और जिसके पास, मैं लोगों को परसेंटेज बोलता हूँ कि जनरली 10% ऑफ असेट्स आपका सेफ सेमी लिक्विड में होना चाहिए, वो आपको लॉक करता है। ओके, तो कई बार लॉक करना अच्छा भी है और कई बार लॉक करना अच्छा नहीं भी है। जब भी क्रैश होगा तभी आपका पूरा पैसा प्रॉपर्टी में रहेगा, तो आप क्या सम परसेंटेज प्रॉपर्टी बेच के इक्विटी में डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि व्हेन योर नेटवर्थ क्रॉस मोर देन 10 करोड़ देन यू कैन थिंक फॉर सेफ सेमी लिक्विड फंड। और जो आपका रेगुलर सेविंग है, वो रेगुलर सेविंग आपका रिस्क और लिक्विड के बीच में रीबैलेंस होना चाहिए, तो आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को मैनेज कर पाओगे। मैं पहला बंदा हूँ या आपको और किसी ने तेजस एक्सप्रेस बोला है? तो ये आप जो इतना तेज और कंटिन्यूअसली मतलब गजब है, तो क्या ये एक्चुअल में जरूरत है एक सक्सेसफुल एमएफडीज के लिए कि इतना बोलना आना चाहिए या नहीं? क्लैरिटी होना जरूरी है, बट पहले से एक पैशन रहा है ये बिजनेस को, और ये बिजनेस को हमने हमेशा हॉबी समझा है। ये बिजनेस को हमेशा क्रिकेट में समझा है, ये बिजनेस को हमेशा बॉलीवुड समझा है। और नीलेश भाई जैसे दिग्गज को देखते इतना इंस्पिरेशन मिला है कि कई बार ऐसा कुछ होता है, कुछ करना है, ओके, तो हमेशा अच्छा लगता है ये चीज करने का। तो कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप ये रिसर्च और इतना नॉलेज गेन करने में? आप मतलब सो एवरी डे करीबन 2 घंटा मैं पढ़ता हूँ। ओके, सुबह 1 घंटा न्यूज़ पेपर्स पढ़ता हूँ और रात को 1-1.5 घंटा रिसर्च करता हूँ कि क्या उठक बैठक हुई, क्या वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है। तो एवरीडे 2 से 3 घंटा मैं टाइम देता हूँ। और सैटरडे संडे तो मैं काफ़ी टाइम देता हूँ कि बिजनेस को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट के कैसे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। रेगुलर सेमिनार अटेंड करते हैं, रेगुलर कोई अच्छे कोर्सेज अटेंड करते हैं। तो ये जैसे अभी जो नए एमएफडीज हैं तो उनमें जैसे आप बताए ये सारी चीजें करना चाहिए, उसके अलावा अपनी खुद की ब्रांड बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सो ब्रांड बनाने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप 2 से 5 साल ओके क्लाइंट के साथ रहो। क्लाइंट के साथ नेटवर्किंग मत बनाओ, क्लाइंट के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बनाओ। अगर आपके क्लाइंट के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप बन गई और क्लाइंट को लगा कि आप उनके आदमी हो, तो क्लाइंट ही आपको अपना ब्रांड बना। तो आज की तारीख में मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे क्लाइंट मेरे ब्रांड एम्बेसडर है। ओके, मुझे क्लाइंट ढूंढने जाने नहीं पड़ते। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरा क्लाइंट एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में टीवी लेने गया था, और वो जो टीवी लेने गया था वो उनके फ्रेंड ही थे, और वो फोन पे किसी के साथ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के लिए बात कर रहे थे। तो मेरे क्लाइंट को उनको एनकरेज किया, तो किसी से भी कर, बट सबसे पहले तेजस को मिल। ओके, तो तेजस विल गाइड यू कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तेजस कभी तेरे को बिजनेस नहीं बेचेगा, वो तेरे को बताएगा कि ये करना चाहिए। और वहां से मुझे फोन करके बोला कि तेजस कल आके आप इनको मिल लेना, इनको कोई अच्छा एडवाइजर की जरूरत है। मैं मिलने गया, वो क्लाइंट ने मुझे बोला अरे क्या कर रहे हो आप, क्या आपका तारीफ इतना सारा हमने सुना और मुझे नहीं मिलना था, बट उन्होंने मुझे जबरदस्ती बोला आपको मिलने के लिए। मैंने बोला थैंक यू, मिला, बट उनको जो भी एडवाइजर ने प्लान दिया था बहुत अच्छा दिया था। मैंने बोला प्लान चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो।
और मैं तो अच्छा बोल के निकल गया। क्लाइंट को लगा कि ये मुझे कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज देगा ये प्लान में, Right. बट कुछ क्रिटिसाइज देना जैसा था ही नहीं। उसने अपने फ्रेंड को बोला कि तेजस आके मिल के गया और उसने बोला कि जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। क्लाइंट ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, अरे तेरे को मैंने बोला था वो क्लाइंट बनाने के लिए, तू तो उनको बोल के आया कि सब अच्छा है। तो मैंने बोला जो अच्छा है तो मैं क्यों Right. बुरा बोलूँ। और तो इनके तेजस वो बहुत बड़ा आदमी है, तेरे को आगे बहुत नेटवर्क। मैंने बोला मुझे नेटवर्क नहीं बनाना है, मुझे जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है। और मैंने उनको बोला है कि आपकी जर्नी में कभी भी आपको दिक्कत आएगा तो आप मुझे कॉल करना। एंड यू विल नॉट बिलीव राकेश जी, वही 6 महीने में उनकी मदर को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्लानर को पूछा कि मुझे कोई हेल्प चाहिए क्लेम के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानर ने ना बोला कि मेरा काम म्यूचुअल फंड का है, मैं इंश्योरेंस के लिए आपको कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनके पूरा क्लेम सेटलमेंट करने के लिए हेल्प की थी। और वो टाइम पे मैंने उनको जो जो एडवाइस दी थी वो उनको भी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि तेजस आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू ऑल्सो। तो थोड़ा पोर्टफोलियो उन्होंने मुझे दिया। आज वो मेरे क्लाइंट, आज मेरे पोर्टफोलियो में उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा क्लाइंट बना के दिया है। तो मैं हमेशा नए MFD को बोलता हूँ, नॉलेज सब करो। जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो तो किसी के साथ आउटसोर्स कर लो, किसी के साथ टाइप कर लो। 2015-16 तक मैं भी जनरल इंश्योरेंस खुद की एजेंसी में करता था, खुद ही फायर इंश्योरेंस वगैरह सब मैनेज करता था। बट आज मैं जनरल इंश्योरेंस और कमर्शियल इंश्योरेंस मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, आपके लिए इसमें जो भी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छे ब्रोकर्स है, उसके साथ कनेक्ट करके दूंगा। बिकॉज उनके पास आर्मी है, मेरा काम है लोगों को ज्ञान देना, ओके, लोगों को नॉलेज देना। बट जनरल इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ओके। मैं करूंगा तो चंद कमीशन के लिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट को कोई एक्सपर्टाइज सर्विस नहीं दूँ। तो वो नहीं करके भी आई एम एक्सपर्ट विद द क्लाइंट। बट आपका जो इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि कितनी मीटिंग में एक डील क्लोज हो जाती है म्यूचुअल फंड? क्योंकि पहला मीटिंग में तो मुझे नहीं लगता कि हो पाता है, तो कितना मीटिंग का पेशेंस रखना चाहिए एक नए MFD को? जेन्युइन रिलेशनशिप होगी ना सर, तो आपका 100% रेशियो आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा। तो But पहले genuine तो रिलेशनशिप के लिए भी तो मीटिंग करना सो पड़ेगा। पहले तो मीटिंग तो ऑफ कोर्स, तो जनरली मेरा क्या प्रोसेस पहले से था, मैं क्लाइंट को मिलता था, क्लाइंट की प्रॉब्लम समझता था और क्लाइंट को मैं एजुकेशन करके चला जाता था और क्लाइंट के साथ टच में रहता था। बट कभी मैंने क्लाइंट को बिजनेस के लिए पुश नहीं किया कि मुझे बिजनेस दो। राइट। तो 5 साल पहले भी कोई क्लाइंट को कनेक्ट किया होगा और वो टाइम पे शायद हमारा काम नहीं बना होगा, बट आज भी वो मेरा क्लाइंट बना है। तो आज नहीं तो कल आपकी दी हुई राइट एडवाइस वो आ ही जाएगा। आपको 3 से 5 साल स्ट्रगल देना पड़ेगा। मैं बोलूंगा वो स्ट्रगल नहीं है, वो ट्रेनिंग है, ओके। जब तक आप क्लाइंट तक कुछ अच्छा चीज वैल्यू एडिशन नहीं करोगे, वो क्लाइंट कैसे बनेगा? हाँ, बट लेकिन एक एन एवरेज क्लाइंट को कन्वर्ट करने में कितना मीटिंग मतलब लगता है अंदाज से? तो मिनिमम 2 से 3 मीटिंग लगता है। बिकॉज फर्स्ट मीटिंग में तो क्या, यू विल अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी ऑफ क्लाइंट, ओके, यू विल शेयर योर फिलोसॉफी विद द क्लाइंट। तो ये दोनों फिलोसॉफी मैच होती है तभी वो क्लाइंट सेकंड मीटिंग के लिए रेडी होता है। राइट। और थर्ड मीटिंग में एग्जीक्यूशन होता है। बिल्कुल। और आप कितने दिन में कितने लोगों से मिलते हैं, मतलब तो मैं जनरली डेली 2 फिजिकल मीटिंग करता हूँ और 2 या 3 गूगल मीट या जूम मीटिंग क्रिएट करता हूँ। ओके, सो करीब 5-7 लोगों से 5-7 लोगों से मिलते हैं। और मीटिंग का एजेंडा क्या रहता है? रिव्यू या नया क्लाइंट? और नहीं, मीटिंग का एजेंडा हमेशा वही रहता है, रिव्यू, ओके, क्लाइंट की पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, क्लाइंट के फैमिलीज में क्या हो रहा है, कोई शॉर्ट टर्म गोल डेवलप हुए या नहीं हुए, कुछ रीबैलेंस की जरूरत है या नहीं है, कुछ बिजनेस में उनको जरूरत है कि नहीं है। तो वो सब चीज बातें होती है और नए क्लाइंट तो वही क्लाइंट हमको कनेक्ट करके देता है। तो ऐसा कोई टारगेट हमने नहीं बनाया है कि ये साल में इतने नए क्लाइंट होने चाहिए। टारगेट वही बना है कि हमारे जितने भी क्लाइंट है वो क्लाइंट की वेल्थ बढ़नी चाहिए, वो क्लाइंट का बिजनेस बढ़ना चाहिए। राइट। तो क्लाइंट नए जो हैं अभी आ रहे हैं, वो ज़्यादा डिमांडिंग है, ज़्यादा अवेयर है कि क्या है? नहीं, आज के क्लाइंट काफ़ी मैच्योर्ड है पहले से ज़्यादा, ओके। पहले जब भी हम क्लाइंट को मिलते थे 2014 में, जब भी हम लोगों को समझाते थे म्यूचुअल फंड, तो वो टाइम पे हमने एक बहुत आसान तरीके से लोगों को समझाने का चालू किया कि अभी आपको लमसम पैसा डालना है, म्यूचुअल फंड में डर लगता है तो आप FD करो और FD का इंटरेस्ट SIP में डालो। राइट। तो 2014 में कई बार कोई आदमी आता था और 1 करोड़ डालने के लिए बोलता था, तो इनके नहीं 1 करोड़ डर लगता है, इतना बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, कल के जीरो हो गया था। तो मैं वो टाइम पे उनको बहुत समझाता था कि 2000 to 2002 .com बबल आया था। वो टाइम पे 2 म्यूचुअल फंड है, उसमें से एक म्यूचुअल फंड की NAV 60 to 70% गिर गई थी। उसके बाद भी आज भी वो म्यूचुअल फंड करीबन 18 से 19% रिटर्न देता है। उनके प्रमोटर नहीं रहे, उनके प्रमोटर बैंकरप्ट हो गए, ओके, बट उसका म्यूचुअल फंड आज भी अच्छा है। तो म्यूचुअल फंड में कभी देखने जाए तो रिस्क नहीं है, बट आप रात को 8 बजे बोलोगे कि मुझे सूरज दिखा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको 12 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो भी 2014-15 में लोग इतना नहीं समझते थे, तो हमने लोगों को SIP की आदत ही रही, ओके, कि आप एवरी मंथ SIP बढ़ाओ।
तो मैं लोगों को लिक्विड की एसआईपी बहुत देता था कि आपको समर वेकेशन जाना है तो लिक्विड फंड का एसआईपी करो, जैसे आप आरडी करते हो उसकी जगह पे एसआईपी करो, बिकॉज आरडी में बीच में ब्रेक करना डिफिकल्ट है Right. और लिक्विड फंड में बीच में ब्रेक करना ईजी है। तो हमने क्या किया, लमसम पैसा को एफडी में रखा, उसको इंटरेस्ट पर मंथली लिया, ईयरली भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। मैं क्लाइंट को बोलता था कि ईयरली इंटरेस्ट भले इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले बट मंथली का इंटरेस्ट रेट 10 पैसा 20 पैसा कम मिलेगा, बट वो आपको एसआईपी में एवरेज करने में फायदा मिलेगा। तो 2014 में किसी ने 1 करोड़ का एफडी किया था, वो टाइम पे करीबन रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% था, तो साल का 6-7 लाख म्यूचुअल फंड में जाएगा, 10 साल में कितना गया, 60-70 लाख गया। कोविड आया, 20-30% मार्केट क्रैश हो गया, क्लाइंट मुझे फोन करते थे कि तेजस ये क्या हूँ, अच्छा हुआ ना, ओके जब भी मार्केट क्रैश होगा तभी वी शेप रिकवरी मिलेगी। तो वो टाइम पे लोगों को पढ़ाते थे, देखो 2001 में क्या हुआ था, 2001 के क्रैश को 2 साल लगा था ऊपर आने को, बिकॉज वो टाइम पे हम गोरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे। 2008-9 में लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ तो हम 6 से 7 महीने में ऊपर आ गए, बिकॉज तब तक अपने इन्वेस्टर काफी मैच्योर्ड हो गए थे। और 2020 में तो ये तो और ज्यादा मैच्योर्ड हो जाएगा, बिकॉज अभी अपना जो DII है वही बहुत मजबूत है। तो मैंने बोला सब्र रखो, 1 साल में रिटर्न आ जाएगा। 1 साल में लोगों की SIP का रिटर्न दुगना तिगना हो गया। तो आज उनको हमेशा वो लगता है कि वो टाइम पे लमसम डाल दिया रहता था, तो आज हमारा पैसा 5 गुना 6 गुना बढ़ता था। तो 2014 से 2020-21 तक में जो मेहनत किया था उसका फायदा 2022 से 2026 में मिला। तो 6 साल आपको लोगों को समझाने में जाएगा, तभी क्लाइंट को ये समझ आएगी। और अभी जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं SIF वगैरह, तो उसके ऊपर में क्या आपका क्या लग रहा है, जिस हिसाब से इतने कम टाइम में इतना बड़ा EM हो गया? इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ओके, बट आपको देखना होगा कि ये क्लाइंट में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं ना वो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बट उसके लिए कोई मार्केट डिसाइड होता है कि ये प्रोडक्ट ये चीज के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो SIF इज अ गुड प्रोडक्ट के जिसमें वो लॉन्ग शॉट करके मार्केट की वोलेटिलिटी को पसंद करेगा, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, 5 से 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा, देन यू कैन सी द सम मोमेंटम एंड ऑल। तो हर प्रोडक्ट का जन्म हर क्लाइंट के लिए होता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी MFD आपसे प्रेरित होंगे। और आप इस सीरीज के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो? सो राकेश जी, मैं हमेशा बताता हूँ कि आप कुछ ज़िंदगी में कुछ सक्सेस बनते हो, ओके, तो वो अचीवमेंट आपको किसी के साथ शेयर करने का मौका मिलता है, तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो आज आपके माध्यम से मुझे वो अचीवमेंट होने का हिस्सा मिला, तो उसके लिए मैं आपकी और आपकी टीम की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आज आपने हमको यहाँ पे बुलाया और अपनी सक्सेस और अपनी लर्निंग जर्नी लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।